मेरा नाम रवि है। मैं शहर के एक बहुत बड़े ज्वेलरी शोरूम में सोने की कारीगरी गोल्ड वर्कर का काम किया करता था। बचपन से ही मैंने बहुत गरीबी देखी थी। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरी मां ने लोगों के घरों में काम करके मुझे पाला था। मेरी आंखों में हमेशा से एक ही सपना था कि मैं अपनी मां को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे हाथों में सोने को तराशने का और नए नए डिजाइन बनाने का एक अनोखा हुनर था। मैं दिन रात भट्टी के सामने बैठकर सोने को पिघलाता, उसे आकार देता और अपनी किस्मत बदलने के ख्वाब बुनता रहता था। मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और मानता था कि एक दिन वो मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। वो दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शोरूम में बहुत भीड़ थी। शहर के एक बहुत बड़े और रईस खानदान का लड़का, जिसका नाम विक्रम था, अपनी होने वाली पत्नी के लिए गहने खरीदने आया था। वो बहुत घमंडी और बदतमीज था। मैंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और भारी नेकलेस तैयार किया था। जब मैं वो नेकलेस एक मखमल की ट्रे में रखकर उसे दिखाने के लिए ले जा रहा था, तभी किसी दूसरे कस्टमर का पैर मेरे पैर से टकराया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं सीधा विक्रम के ऊपर जाकर गिरा और वो कीमती नेकलेस छिटक कर फर्श पर जा गिरा। अंधा है क्या साले! विक्रम की दहाड़ से पूरा शोरूम गूंज उठा। उसने खड़े होकर बिना कुछ सोचे समझे मेरे गाल पर एक के बाद एक दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा गाल सुन्न पड़ गया था। तुम्हारी औकात क्या है बे? तुम जैसे सड़क छाप भिखारियों को तो शोरूम के बाहर जूते साफ करने के लिए बिठाना चाहिए। मेरे कपड़े खराब कर दिए और इतना महंगा सेट जमीन पर गिरा दिया। तेरी 7 पुश्तें बिक जाएंगी इसकी कीमत चुकाने में। वो सबके सामने मुझ पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। शोरूम का मालिक भी वहां आ गया और उसने भी विक्रम का ही साथ दिया। उसने मुझे गालियां दी और कहा कि मेरे महीने की पगार से वो पैसे काटेगा। मेरे अंदर का स्वाभिमान जाग चुका था। मैंने उसी वक्त अपने गले से काम करने वाला एप्रन निकाला और मालिक के मुंह पर फेंक कर मारा। मुझे आपकी यह नौकरी नहीं करनी। और रही बात औकात की, मैंने विक्रम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, समय और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, कल यही गरीबी मेरा गुरूर बनेगी। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। पीछे से विक्रम मुझे अपनी 500 की गड्डियां दिखाकर हंस रहा था। घर आकर मैं अपनी मां के गले लगकर बहुत रोया। मैंने कसम खाई कि मैं अब कभी किसी के नीचे काम नहीं करूंगा। मैं अपना खुद का सोने का कारोबार शुरू करूंगा। मेरी मां ने मेरा साथ दिया। उन्होंने अपने पुराने और आखिरी गहने मुझे दे दिए। उन गहनों को बेचकर मैंने एक छोटी सी भट्टी और कुछ औजार खरीदे। मैंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में ही अपना काम शुरू कर दिया। दिन रात मैं आग के सामने तपता रहता। महादेव का नाम लेकर मैंने ऐसे ऐसे डिजाइन बनाने शुरू किए जो पूरा शहर में किसी ने नहीं देखे थे। धीरे धीरे मेरी कारीगरी की चर्चा शहर के छोटे सुनारों में होने लगी। वो मुझे ऑर्डर देने लगे। मेरी मेहनत रंग ला रही थी। मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। पूरे 10 साल की कड़ी तपस्या के बाद आज मैं उसी शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड का मालिक था। मेरा अपना एक आलीशान शोरूम था जिसमें करोड़ों का माल रखा रहता था। शहर के बड़े बड़े रईस मेरे यहां लाइन लगाकर गहने बनवाने आते थे। पैसा और रुतबा तो आ गया था, लेकिन मेरी सोच कहीं न कहीं अभी भी उलझी हुई थी। मेरी मां ने कुछ साल पहले मेरी शादी राधा नाम की एक लड़की से करवा दी थी। राधा मेरी मां के गांव की ही एक अनाथ लड़की थी। वो बहुत ही साधारण, बिना पढ़ी लिखी और हद से ज्यादा धार्मिक लड़की थी। वो हमेशा साड़ियों में लिपटी रहती, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती और दिन भर घर के कामों या पूजा पाठ में लगी रहती। मुझे उससे सख्त नफरत थी। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। मैं हाई सोसाइटी की पार्टियों में जाता था
और वहां लोगों की मॉडर्न बीवियों को अंग्रेजी बोलते, छोटे और स्टाइलिश कपड़े पहनते देखता था। मुझे लगता था कि राधा मेरे रुतबे के लायक नहीं है। मैं चाहता था कि वो भी मॉडर्न बने, अंग्रेजी सीखे, मेरे साथ पार्टियों में चले और मेरे स्टेटस को मैच करे। लेकिन वो ठहरी गांव की सीधी सादी लड़की, जिससे ये सब होता ही नहीं था। मैंने उसके लिए कई ट्यूटर लगाए, महंगे कपड़े लाकर दिए, लेकिन वो हमेशा घबराई घबराई सी रहती थी। आज सुबह ही मेरी उससे बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। मैंने उसे एक बड़ी बिजनेस पार्टी के लिए एक वेस्टर्न ड्रेस पहनने को दी थी, लेकिन वो उसे पहनकर रोने लगी और कहने लगी कि उसे इसमें शर्म आती है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जाहिल गवार ही रहोगी तुम जिंदगी भर, मैंने उस पर बुरी तरह चिल्लाते हुए कहा था। मैं शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी का व्यापारी हूं और मेरी बीवी एक नौकरानी जैसी दिखती है। तुम्हें एहसास है कि मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं? मैंने तुम पर इतना पैसा बहाया, तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ गोबर भरा है। तुम सिर्फ रोटियां बेलने के लायक हो। राधा फूट फूट कर रो रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके जैसी दुनिया में नहीं ढल पा रही हूं। मैं राधा रानी की भक्त हूं, मुझे सादगी ही पसंद है। मैं आपके लिए हर काम करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, बस मुझे वो छोटे कपड़े पहनने पर मजबूर मत कीजिए। भाड़ में गई तुम्हारी सेवा। मैंने गुस्से से टेबल पर रखा कांच का गिलास फर्श पर पटक दिया। मुझे तुम्हारी रोटियों की जरूरत नहीं है। मेरे पास 50 नौकर है काम करने के लिए। मुझे एक बीवी चाहिए थी जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, लेकिन तुम तो मेरे नाम पर एक कलंक हो। मेरी मां ने तुम जैसी अनाथ को गले लगाकर मेरे गले में ये जो पत्थर बांधा है ना, इसे मैं जिंदगी भर ढो रहा हूं। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं दंदनाता हुआ अपने शोरूम आ गया था। मेरा मूड बहुत खराब था। मैं अपने आलीशान कैबिन में बैठा ही था कि मेरे मैनेजर ने आकर बताया, सर एक आदमी आया है, बहुत फटे हाल है। कह रहा है कि उसे अपनी मां की एक पुरानी सोने की चूड़ी बेचनी है। वो बहुत गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि उसकी पत्नी अस्पताल में है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने झलाते हुए कहा, हम यहां पुराना सोना नहीं खरीदते, उसे किसी छोटे सुनार के पास भेज दो। लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में कुछ हुआ। मैंने सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली। वो आदमी रिसेप्शन पर खड़ा हाथ जोड़ रहा था। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टी की पटी रह गई। ये विक्रम था, वही विक्रम जिसने 10 साल पहले मुझे सरेआम थप्पड़ मारा था और मेरी औकात याद दिलाई थी। आज उसकी हालत एक भिखारी जैसी थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी लाचारी थी। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और बाहर आ गया। मैंने मैनेजर को इशारे से पीछे हटने को कहा और खुद काउंटर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। विक्रम ने सर झुकाकर वो घिसी हुई सोने की चूड़ी काउंटर पर रखी। बाबूजी, इसे रख लीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मेरा सब कुछ बिक चुका है, बस यही आखिरी निशानी बची है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो मुझे पहचान नहीं पाया था। मैंने वो चूड़ी उठाई। ये उसी 10 साल पुराने डिजाइन का हिस्सा थी जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम सिंह, तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था ना, आज ये हालत कैसे हो गई? मेरा नाम और अपने पिता का जिक्र सुनकर विक्रम ने झटके से सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी और खौफ दोनों थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहचाना मुझे? मैं वही सड़क छाप भिखारी हूं जिसकी औकात जूते साफ करने की थी। याद है, 10 साल पहले इसी शहर के एक शोरूम में
तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। तुमने कहा था कि मेरी 7 पुश्तें बिक जाएंगी। आज देखो, आज तुम मेरी चौखट पर अपनी मां की आखिरी निशानी बेचने आए हो और मैं इस पूरे साम्राज्य का मालिक हूं। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आप मुझे माफ कर दो रवि, मुझे माफ कर दो। समय ने मुझे बहुत बड़ा तमाचा मारा है। मेरे पिता का बिजनेस डूब गया। जुए और शराब की लत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं बर्बाद हो गया हूं। भगवान ने मेरे घमंड की मुझे ऐसी सजा दी है कि आज मैं अपनी बीवी का इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूं। तुमने सच कहा था, समय बदलते देर नहीं लगती। मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूं। बस मुझे कुछ पैसे दे दो, वरना मेरी बीवी मर जाएगी। उसकी हालत देखकर मुझे जो खुशी और गुरूर महसूस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, बल्कि मुझे एक अजीब सी सिहरन हुई। मैंने देखा कि घमंड ने एक इंसान को कैसे जमीन पर ला पटका था। मैंने चुपचाप अपने ड्रॉ से 5 लाख रुपए कैश निकाले और उस चूड़ी के साथ उसके सामने रख दिए। ये पैसे ले जाओ विक्रम, और अपनी मां की चूड़ी भी रख लो। मैं तुम्हारी तरह किसी की मजबूरी का तमाशा नहीं बनाऊंगा। आज के बाद कभी किसी गरीब की औकात मत नापना, मैंने कहा। विक्रम ने मेरे पैर पकड़ लिए और बहुत दुआएं देते हुए वहां से चला गया। वो तो चला गया, लेकिन मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैं वापस अपने केबिन में आया और कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। विक्रम ने अपने पैसों के घमंड में मुझे नीचा दिखाया था, और मैं क्या कर रहा था? मैं भी तो वही कर रहा था। जो घमंड विक्रम को अपने पैसों का था, वही घमंड मुझे अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल और अपनी कामयाबी का हो गया था। विक्रम ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, और मैं रोज अपनी पत्नी राधा को उसकी औकात याद दिलाता था। विक्रम ने मुझे मेरे कपड़ों और हैसियत से जज किया था, और मैं राधा को उसके देसीपन और अंग्रेजी न बोल पाने की वजह से जलील करता था। हे महादेव, ये मैं क्या कर रहा था? मेरे मुंह से अचानक निकला। मुझे राधा का वो रोता हुआ चेहरा याद आया। उसकी वो बातें याद आईं जब वो कहती थी कि मुझे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस आपकी खुशी चाहती हूं। वो मेरे लिए भूखी रहती थी, मेरे लिए व्रत रखती थी, मेरी मां की दिन रात सेवा करती थी। और मैंने उसे क्या दिया? सिर्फ गालियां, नफरत और तिरस्कार। मैं एकदम से घबरा गया। मुझे लगा जैसे मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। मैंने तुरंत कार की चाबी उठाई और घर की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे राधा से माफी मांगनी थी। मुझे उसे बताना था कि मैं कितना गलत था। मैं घर पहुंचा तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। मेरी मां सोफे पर बैठी रो रही थी। मां, क्या हुआ? राधा कहाँ है? मैंने बदहवास होकर पूछा। मां ने रोते हुए मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया। वो चली गई बेटा, हमेशा के लिए चली गई। उसने कहा कि वो तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। मेरे हाथों से मानो जान निकल गई। मैंने कांपते हाथों से वो खत खोला। उसमें टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपके लायक बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक गवार ही रही। आपने सही कहा था, मैं आपके नाम पर एक कलंक हूं। आप इतने बड़े आदमी हैं और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से समाज में आपकी बेइज्जती हो। आपने हमेशा मुझे एक बोझ समझा, इसलिए आज मैं आपका ये बोझ हल्का कर रही हूं। मैं राधा रानी की शरण में वृंदावन जा रही हूं। वहां किसी आश्रम में बर्तन मांजकर अपना पेट पाल लूंगी। मेरी बस एक विनती है, आप किसी अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेना, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अपनी मां का ख्याल रखना। मैंने कभी आपके पैसों से प्यार नहीं किया, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती थी। अलविदा। खत पढ़ते ही मेरे सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मैं पागलों की तरह चीखने लगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
मुझे अपनी कामयाबी, अपना पैसा, अपना शोरूम सब कुछ मिट्टी लगने लगा। जिस औरत ने मेरे बुरे वक्त में मेरे घर को संभाला, मेरी मां की सेवा की, मैंने उसे ही घर से निकाल दिया। मैं विक्रम से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान था। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी निकाली। मुझे पता था कि वृंदावन जाने वाली बसें शहर के मेन बस स्टैंड से मिलती है। मैं गाड़ी को हवा से बातें करवाते हुए बस स्टैंड की तरफ ले गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे महादेव, मेरी राधा को रोक लेना। बस एक बार मुझे उससे माफी मांगने का मौका दे देना। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। मैं बस स्टैंड पहुंचा। वहां सैकड़ों की भीड़ थी। मैं पागलों की तरह हर बस में, हर कोने में उसे ढूंढने लगा। राधा, राधा, मेरी आवाज भीड़ के शोर में दब रही थी। तभी मेरी नजर एक कोने पर पड़ी। वो अपनी पुरानी सूती साड़ी पहने, एक छोटा सा झोला लिए, सिर झुकाए एक बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं दौड़कर उसके पास गया और सीधे उसके कदमों में गिर पड़ा। राधा मुझे वहां और वह भी अपने पैरों में देखकर बुरी तरह घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं। देखने दो लोगों को। मैं फफक फफक कर रो रहा था। आज इस घमंडी रवि को दुनिया के सामने रोने दो। मुझे माफ कर दो राधा। मैं अंधा हो गया था। कामयाबी और मॉडर्न दुनिया की चकाचौंध ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं तुम्हें तुम्हारी सादगी के लिए सजा देता रहा, जबकि तुम्हारी वही सादगी मेरे घर का सबसे बड़ा गहना थी। मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से जज करता रहा, जबकि तुम्हारी आत्मा दुनिया की किसी भी मॉडर्न लड़की से ज्यादा पवित्र और सुंदर है। राधा भी रोने लगी। उसने मुझे उठाया और गले से लगा लिया। प्लीज वापस चलो राधा। मुझे कोई पढ़ी लिखी या मॉडर्न बीवी नहीं चाहिए। मुझे मेरी वो राधा चाहिए जो मेरे घर को मंदिर बनाती है, जो मेरे लिए भगवान से लड़ जाती है। अगर तुम नहीं लौटोगी तो मैं अपना सब कुछ यही छोड़कर तुम्हारे साथ वृंदावन चला जाऊंगा। मैंने उसके हाथ चूमते हुए कहा। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने राधा को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। वो जैसी थी मुझे वैसी ही सबसे प्यारी लगने लगी। मैंने जाना कि असली खूबसूरती कपड़ों या अंग्रेजी बोलने में नहीं, बल्कि हाक बातों में, इंसान के दिल और उसके संस्कारों में होती है। आज जब मैं उसे अपनी उसी सूती साड़ी और माथे पर बड़ी बिंदी के साथ अपने आलीशान शोरूम के उद्घाटन में अपने साथ खड़ा करता हूं, तो मुझे गर्व महसूस होता है। मैंने अपने शोरूम के बाहर एक बोर्ड लगवाया है जिस पर लिखा है, इंसान की कद्र उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से करो। दोस्तों, मेरी यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर बाहरी दिखावे और मॉडर्न होने की होड़ में अपने घर के उन अनमोल रिश्तों को खो देते हैं जो हमारी असली ताकत होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। अगर आपका पार्टनर आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं है या आपके जितना अपडेटेड नहीं है, तो उसे जलील मत कीजिए। उसकी खूबियों को पहचानिए। एक औरत जब अपना घर बार छोड़कर आपके पास आती है, तो उसे आपके पैसों से ज्यादा आपके सम्मान और प्यार की जरूरत होती है। किसी का दिल दुखाकर और अपनी हैसियत का घमंड करके कोई कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। उम्मीद करती हूं दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी दिल से पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रवि और राधा की कहानी कैसी लगी।